हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेजेस ऑफ शॉक। तो शॉक की स्टेजेस की बात करें तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब किस तरह से हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सबसे माइल्ड स्टेज जो है वो है नॉन प्रोग्रेसिव या कंपनसेटेड। अब टर्म से पता चलता है कि ये प्रोग्रेस नहीं करेगा, यानी सिचुएशन वर्स नहीं होगी, ये बॉडी अपने आप इसे कंट्रोल कर सकती है। तो इसमें बेसिकली कॉजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं जो हमने पहले देखे, बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिकवरी कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इज बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो बैरो रिसेप्टर्स हैं कैरोटिड बॉडी के आसपास, वहाँ पे वो सबसे पहले प्रेशर चेंजेस को सेंस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बॉडी को बताएंगे कि प्रेशर कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, शॉक की कंडीशन आ रही है, तो बॉडी उसके लिए प्रिपेयर कर ले। ठीक है, सेकेंड इज सीएनएस इश्चेमिक रेस्पॉन्सेज। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड, तो सबसे पहले जो उसको पता चलता है वो है हमारे हेड को। ऐसा क्यों होता है कि पहली बात तो वो ब्लड ज़्यादा यूज़ करे और दूसरा वो हार्ट के अबव लेवल पे है, मतलब ऊपर है हार्ट के। तो कोई भी अगर प्रेशर कम होता है, कोई भी चेंज होता है, तो यहाँ सबसे पहले पता चलता है सीएनएस के पास कम ब्लड पहुँचने लग जाता है। तो सीएनएस इश्चेमिक, इश्चेमिक मतलब कम ब्लड, तो सीएनएस इश्चेमिक रिफ्लेक्स जो आएगा वो भी बॉडी में कंपनसेशन के लिए काम करेगा। थर्ड इज़ रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ये क्या होता है, पहले समझते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन को। तो अगर बॉडी में कहीं पे भी प्रेशर जो है वो बढ़ता है ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वेसल्स उसके अराउंड है वो डायलेट करती है ताकि प्रेशर को कम किया जा सके, एबनॉर्मल प्रेशर ना रीच कर पाए। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। और रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन ये कहता है कि अगर कहीं पे प्रेशर कम होता है तो उसके अराउंड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि प्रेशर को इंक्रीज करके इंपॉर्टेंट ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी इसका पार्ट है। फोर्थ इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मीन्स वो जो सारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, सॉल्ट्स को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है ताकि कम ब्लड के साथ भी काम चले। फिफ्थ इज एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये भी वही वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेगा, सोडियम के लॉस को प्रिवेंट करेगा। एंड सिक्स्थ इज कंपनसेटरी, मीन्स ये हमारे बिहेवियरल है, जैसे थर्ड सेंटर का एक्टिवेशन हो। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव शॉक की। तो प्रोग्रेसिव शॉक में वर्ड से हमें पता चलता है कि प्रोग्रेस करेगा, मतलब इसका स्टिमुलस और इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, सेम या कह सकते हैं कि प्रमोट करने वाला होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप करेगा, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक में यही काम होता है। और जो साइकिल डेवलप करेगा वो है विशियस साइकिल। ओके, सो सेम साइकिल अपने आप को रिपीट करता रहेगा और विशियस साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेसिकली इसकी जो एग्जांपल है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बताएंगे कि प्रोग्रेस करता है तो करता कैसे है। ठीक है, तो ये डिफरेंट शॉक के पॉइंट्स हैं, कोई एनाफाइलेक्टिक का है, कोई सेप्टिक का है, बट ये वो स्टेप्स है जो प्रोग्रेशन में लीड करेंगे। पहली बात करते हैं कार्डियक डिप्रेशन की। तो कार्डियक डिप्रेशन मतलब हमें समझ में आता है कि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा होगा, और कार्डियक आउटपुट अगर कम होता है तो कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो भी कम होता है, और अगर कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो कम होगा तो हार्ट की मसल्स का ब्लड भी कम होगा। तो उसकी वजह से हार्ट खुद डिप्रेशन में जाएगा, मतलब हार्ट अब उतना इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट और कम होगा, तो फिर हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई और कम। तो इसी तरह ये विशियस साइकिल चलता जाएगा और हार्ट डिप्रेशन में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव डिटोरियोरेशन ऑफ हार्ट की। ऊपर वाले पॉइंट में बात हो रही थी सिर्फ हार्ट के फंक्शन कम होने की, बट यहाँ डिटोरियोरेशन हो रहा है। तो डिटोरियोरेशन ये कहता है कि सिचुएशन वर्स हो गई है। कैसे हुई है वो देखो, कि अगर डिटोरिएशन में कोई चीज़ गई तो वहाँ पे होगा सेल डेथ। अब हार्ट के ब्लड सप्लाई इतना कम हो गया कि हार्ट की मसल अब लाइव भी नहीं कर पाएगी, मतलब ज़िंदा भी नहीं रह पाएगी। तो अगर पर्सन शॉक से रिकवर भी करता है तो ये इफ़ेक्ट उसके बाद में रहने वाला है। ठीक है, मतलब जैसे एमआई में होता है कि हमने उसको संभाल लिया थोड़े टाइम बाद में, बट एक बार जो मसल डेड हो गया, जो टिश्यू डेड हो गया, वो डेड ही रहेगा। ओके, फिर बात करते हैं वासोमोटर फेलियर की। तो ये मैंने बताया था कि अगर ब्लड फ्लो ब्रेन के लिए कम हुआ तो सीएनएस में सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो वासोमोटर एरिया के थ्रू सिग्नल भेजेगा पूरे बॉडी के अंदर की कैसे जैसे ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है। बट अगर 10 to 15 मिनट्स में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ और अगर ब्लड का ब्रेन में जो प्रेशर है वो 30 mm ऑफ Hg से नीचे गया तो वासोमोटर एरिया खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। मतलब वासोमोटर एरिया के पास अब इतना ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, इतना ऑक्सीजन ही नहीं होगा कि वो खुद फंक्शनल रह के बाकी सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर पाए या कंटिन्यूसली वो स्टिमुलस बना के रख पाए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में सिचुएशन होगी, तो वो वापस फिर प्रोग्रेशन होगा कि अब तो वासोमोटर एरिया ने भी काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन के स्टेप्स हैं।
फिर बात करते हैं स्लश्ड ब्लड या ब्लॉकेज की। तो ये मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि अगर माइक्रो क्लॉट्स बनते हैं और फिर वो किसी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट में जाके क्लॉट करते हैं, नेक्रोसिस करते हैं वहाँ का, तो लोकल सेगमेंट या लोकल पार्ट ऑफ दैट ऑर्गन में भी फेल, उसकी फंक्शनिंग डिप्राइव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कैपिलरी फिल्ट्रेशन का भी एक स्टेप है कि कैपिलरी फिल्ट्रेशन मतलब कार्डिक आउटपुट कम हुआ तो ब्लड स्लो हुआ तो स्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुआ, ट्रांसडक्शन ज़्यादा हुआ, बाहर सीप हुआ जितना भी वो फ्लूइड था, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और कम हो गया। बात करते हैं सेप्टिक शॉक के केस में होने वाले कार्डियक डिप्रेशन की। कार्डियक डिप्रेशन हमने ऊपर डिस्कस किया, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हो रहा है। कैसे कि अगर सेप्टिक शॉक के अंदर जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, यानी जो डेड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, वो अगर हार्ट मसल्स उनके लिए सेंसिटिव हुई, ठीक है, तो जब वो सर्कुलेशन में आएंगे और हार्ट तक पहुँचेंगे तो वो हार्ट की मसल्स को इफेक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा, और जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा, और ये स्लो ब्लड फ्लो एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करेगा। मतलब फास्ट ब्लड फ्लो जब होता है तब इतना इनटेक और रिलीज़ नहीं होता है सब्सटेंसेस का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ में, बट यहाँ पे होगा क्योंकि ब्लड स्लो है, वो बाहर रिलीज़ भी ज़्यादा करेगा, और जो टॉक्सिन्स हैं वो डिफिशन के थ्रू वापस ब्लड वेसल्स में भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसकी वजह से एंडोटॉक्सिन का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो इंक्रीज़ करेगा, और फिर हार्ट मसल्स और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, मतलब हार्ट और प्रॉब्लम में होगा, तो और कार्डियक आउटपुट, मतलब ये अगेन एक विशियस साइकिल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक। अब बात करते हैं सेलुलर डिटेरियोरेशन की। मतलब हमने फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स तो देख लिए, बट सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप का स्टॉपेज। मतलब बेसिकली ऑक्सीजन नहीं आएगा तो एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करेगा, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप बंद होगा तो आयनिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो उसकी वजह से सबसे पहले तो जो अंदर का पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, सेल स्वेल करेगा, मतलब ज़्यादा सोडियम अंदर आएगा तो वो अपने साथ पानी लाएगा और सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज़ पावर हाउस डाउन। पावर हाउस डाउन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बंद हो गया, ठीक है। थर्ड इज़ लाइसोसोम और हाइड्रोलिस। अब एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एटीपी सेंसिटिव प्रोटॉन पंप्स होते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में, वो उन सारे एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करके रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं, जो डिग्रेडिंग एंजाइम लाइसोसोम में फिल्ड है, ताकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग के टाइम पे बाहर ना आके डिजनरेशन कर देंगे, ठीक है। तो जब पावर हाउस बंद होगा या जब सेल इस टाइप की सिचुएशन में जाएगा तब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन अनस्टेबल होगी और वो रप्चर होके या और डाइजेस्ट करके सारे हाइड्रोलिसिस को रिलीज़ कर देगी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो उसकी वजह से भी सेलुलर डिटेरियोरेशन होगा, मतलब सेलुलर लेवल पे डैमेज हो रहा है, ओके। इसमें एक और पॉइंट है, वो है हार्मोनल एक्शन का। वो ये कहता है कि अगर सेल मेम्ब्रेन के सारे इंपॉर्टेंट पंप बंद हैं और अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंक्शनिंग भी डिप्राइव्ड है तो हार्मोन रिसेप्टर्स कैसे काम करेंगे। मतलब अगर इंसुलिन की बात करूँ तो टायरोसिन काइनेज वहाँ पे होता है, तो जब तक कोई फॉस्फोरेटेड कंपाउंड्स नहीं है और जब तक मेम्ब्रेन खुद आयंस के लिए स्टेबल नहीं है तब हार्मोन कैसे काम करेगा। तो रेगुलेशन जो है पर्टिकुलर सेल का वो भी चला जाएगा। अब बात करते हैं, इससे कुछ मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स भी होंगे, जैसे एसिडोसिस हो सकता है और कई सारे इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात करते हैं कि विशियस साइकिल की तो हमने कह दी कि अगेन पॉजिटिव फीडबैक लूप में वो काम कर रहा है, बट हमें जनरलाइज एक आइडिया होना चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक लूप भी तो कभी ना कभी रुकता होगा, क्योंकि अगर वो नहीं रुका तो क्योंकि वो तो एक एंडलेस साइकिल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका तो होगा उसको रोकने का, तभी जाके नॉर्मली पॉजिटिव फीडबैक हमें कम मिलता है लेकिन मिलता तो है, ठीक है। तो अगर विशियस साइकिल अप टू वेयर मतलब कहाँ तक चलेगी, अगर वो स्टॉप हो गई नॉर्मली हमारे ट्रीटमेंट से हो चाहे बॉडी के नॉर्मल रिकवरी प्रोसीजर से हो, तब तो सेकंड यानी सिर्फ प्रोग्रेसिव शॉक की स्टेज आएगी। बट अगर ये कंटिन्यू करता है, मतलब ये प्रोसेस रुक ही नहीं रही, ये और सिचुएशन चलती जा रही है, तब ये थर्ड स्टेज में चला जाएगा और वो है इरिवर्सिबल शॉक की स्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल शॉक की, मतलब लास्ट स्टेज है। इसके बाद कोई ट्रांसफ्यूजन थेरेपी कोई ट्रीटमेंट कुछ भी वर्क नहीं करने वाला, सबके आगे क्रॉस है, ठीक है। तो इसके अंदर बात करें तो एक स्टेटमेंट लिखा है स्टैंडर्ड बुक में, वो कहता है कैन और रेयरली कैन रिटर्न कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल फॉर शॉर्ट पीरियड। मतलब कंडीशन देखिए स्टेटमेंट में, पहली बात तो कैन और रेयरली कैन है, दूसरी बात वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, और ऑल टाइम नहीं, मतलब पेशेंट को स्टेबल नहीं बोल सकते, थोड़ी देर के लिए गया है
फिर बाद में क्या पता वो भी लॉस्ट हो जाए, मतलब वो सिचुएशन भी आनी है डेफिनेटली वापस, थोड़ी देर के लिए स्टेबल, फिर बाद में डिटोरेशन कंटिन्यू करेगा। तो इसमें मतलब यहाँ पे ग्राफ है वो मैं दिखा नहीं सकता, बट स्टैंडर्ड बुक में बना है, वो ये कहते हैं कि ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया तो नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स के अंदर नॉर्मल कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर अचीव होगा, बट इन नेक्स्ट 60 मिनट अचीव होने के अगले 60 मिनट में वापस ज़ीरो पे आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इसमें हो जाता है। बात करते हैं कि ऐसे क्या रीजंस रहे, ऐसे क्या फैक्टर्स रहे जिन्होंने इस सिचुएशन को लीड किया, यानी इरिवर्सिबल शॉक को लीड किया। तो उसमें बेसिकली होगा फर्स्ट पॉइंट अनरिकवरेबल टिश्यू डैमेज, मतलब ऐसा सेल स्वेल, सेल रप्चर्स या नर्वस सिस्टम में इतना ज़्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंजेस हो गए कि अब उनको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उसकी वजह से भी ये होगा। सेकेंड पॉइंट इस जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिप्रेशन ऑफ फॉस्फेट रिजर्व्स। अब एक्चुअली बॉडी में क्या होता है वो समझिए कि एटीपी टू एडीपी में कन्वर्जन होता है जो जनरल है, जिसमें एक फॉस्फोरस एक हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़ के उसकी एनर्जी यूटिलाइज कर ली जाती है। कभी कभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई तो एडीपी टू एएमपी में भी कन्वर्जन हो जाता है, उसमें एक और फॉस्फोरस और एक और एनर्जी यूज़ हो, बॉन्ड की एनर्जी यूज़ होगी। फिर कभी कभी में ये वाली सिचुएशन जो थी इरिवर्सिबल शॉक वाली, उसमें एएमपी टू फॉस्फेट हटा के फिर एडिनोसिन में कन्वर्जन कर लिया जाता है, मतलब सिर्फ एडिनोसिन बचता है, लास्ट फॉस्फोरस भी हटा लिया। तो ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, बट एडिनोसिन जब किसी फॉस्फोरस से अटैच नहीं होता तब ये मेम्ब्रेन के लिए बहुत हाईली परमेबल हो जाता है, मतलब हाईली परमेबल। तो इतना परमेबल कि जब तक फॉस्फेट इसके साथ था तब तक ये बाहर नहीं आ पा रहा था, बट फॉस्फेट हटा और ये सीधा सेल से डिफ्यूज़ आउट करता है, काफ़ी हाई रेट से डिफ्यूज़ आउट करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर अब पेशेंट को स्टेबल कंडीशंस में लाने की कोशिश करें, ट्रीटमेंट की कोशिश करें, तो भी हम रिवाइव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि एटीपी बनाने के लिए एडिनोसिन ही नहीं बचा। गेटिंग पॉइंट? सो एडिनोसिन डिफ्यूज़ आउट कर जाता है, तो एडिनोसिन के रिजर्व्स कम होते हैं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इस्केमिक कंडीशंस के अंदर एडिनोसिन पोटेंट वासोडाइलेटर है, मतलब एडिनोसिन सेल से तभी बाहर आ पा रहा है जब बहुत ज़्यादा सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन और बाकी एनर्जी सब्स्टिट्यूट्स की। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और है, वो है प्लाज्मा लॉस। मतलब अगर डिन्यूडेड स्किन है, अगर बर्न का केस हुआ है, कोई सीवियर बर्न है, तो बॉडी से हर पॉइंट जहाँ से स्किन नहीं है वहाँ से प्लाज्मा लीक आउट करेगा और एक्सेसिव प्लाज्मा लॉस होगा। उसको बाय ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हम लोग यूजुअली नहीं रिप्लेस कर पाएंगे, मतलब उतना उसको नहीं रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, एक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। वो ये कहता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्टेड था, रप्चर हुआ, हाईली ऑस्मोटिक फ्लूइड इन द कैविटी, मतलब पेरिटोनियम में जो हमने डाइट के थ्रू बहुत ही ऑस्मोटिक फ्लूइड लिया था वो वहाँ पे जाएगा और वो वाटर को पेरिटोनियम के थ्रू एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। पेरिटोनियम की जो वेसल्स है वहाँ से सारा ब्लड उसमें होगा, तो उसकी वजह से प्लाज्मा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और शॉक की कंडीशन होगी। तो ऐसी सिचुएशन में ईजिली ऑपरेट करके उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।